नमस्कार दोस्तों, मैं अमन राज आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अमन सर पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में लोकतंत्र, लोकतंत्र का अर्थ तथा परिभाषा, लोकतंत्र के प्रकार, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण, प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर और लोकतंत्र का गुण तथा दोष के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। लोकतंत्र या प्रजातंत्र। लोकतंत्र या प्रजातंत्र उस तंत्र को कहते हैं जिसमें राज्य का सत्ता किसी एक व्यक्ति या एक समुदाय के पास न होकर संपूर्ण जनता में होता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें जो शासन का जो शक्ति रहता है किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, बल्कि सभी व्यक्तियों के हाथ में शासन का शक्ति होता है। अर्थ तथा परिभाषा। प्रजातंत्र या लोकतंत्र अंग्रेजी के शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है डेमस और दूसरा है क्रेसिया, जहां डेमस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, अर्थात जनता का शासन ही लोकतंत्र है या डेमोक्रेसी है। दोस्तों, साधारण से शब्दों में हम लोग कह सकते हैं लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। ब्राइस कहता है प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें कि शासन शक्ति एक विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न रहकर समाज के सदस्यों में निहित होता है। दोस्तों, ब्राइस कहता है कि प्रजातंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें जो शासन का शक्ति होता है एक विशेष वर्ग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी एक वर्ग में नहीं रहता वह, बल्कि सभी समुदाय में रहता है। चाहे जितने भी, जैसे हमारा देश है भारत है, इसमें कितना समुदाय, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनेक प्रकार के समुदाय हैं। तो शासन किसी एक समुदाय के पास में नहीं होगा, बल्कि सभी समुदाय के पास में होगा शासन शक्ति। डैसी कहता है शासन का वह रूप जिसमें शासक वर्ग संपूर्ण राष्ट्र के अपेक्षाकृत अधिकांश लोग होते हैं। दोस्तों, डायसी का मानना है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश लोग शामिल होता है। सीले के अनुसार लोकतंत्र उस सरकार को कहते हैं जिसमें हर व्यक्ति भागीदार होता है, यानी वैसा व्यवस्था जिसमें सब व्यक्ति शामिल होता है, उसका एक अहम रोल होता है, उसी व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र या प्रजातंत्र के प्रकार। दोस्तों, लोकतंत्र के दो प्रकार है। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। दोस्तों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन करता है। दोस्तों, आइए अब हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र लोकतंत्र का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन करती है, यानी जनता अपने प्रतिनिधि का सहायता शासन के लिए नहीं कर लेता, बल्कि वो खुद ही से शासन करता है। इसमें जनता एक जगह एकत्रित होकर स्वयं ही विधियों का निर्माण करती है, प्रशासन संबंधी नीतियों का निर्धारण करती है तथा सरकारी पदाधिकारी का निर्वाचन करती है। दोस्तों, इस व्यवस्था में यदि किसी प्रकार का कानून बनाना रहता है तो सभी लोग एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और प्रशासन संबंधी कानून बनाते हैं या नीति निर्माण कर लेते हैं। इसके साथ ही सरकारी जो पदाधिकारी होते हैं उसका भी निर्वाचन वो लोग कर लेते हैं। वह किसी प्रतिनिधि का सहारा नहीं लेते, बल्कि खुद से ही कर लेते हैं, इसीलिए इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसलिए ही इसे भागीदारी लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी जनता भाग लेती है। फर्नेसा के शब्दों में विशुद्ध लोकतंत्र शासन वह है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभु सत्ता का कार्य करती है। दोस्तों, हंसा कहता है कि विशुद्ध लोकतंत्र एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता यानी जितना भी जनता है
वह सभी प्रत्यक्ष रूप से बिना अपने प्रतिनिधि यानी चुना हुआ उम्मीदवार के या कार्यवाहक के सहायता के बिना प्रभु सत्ता से संबंधित जितना भी कार्य रहता है वह सभी कार्य करता है। प्राचीन काल में भारत, चीन, यूनान तथा रोम में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया था, क्योंकि उस समय में सभी जगह का जनसंख्या बहुत कम था। लोग इकट्ठा होकर एक जगह प्रशासन संबंधी नियम बना लेते थे, लेकिन अब जनसंख्या इतना ज्यादा है कि लोकतंत्र का यह रूप सफल हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, पहले के समय में क्या था, जनसंख्या बहुत कम था, इसलिए सब लोग एक जगह इकट्ठा होते थे और जितना भी नियम था या अपने उम्मीदवार को चुनना था, वो नियम भी बना लेते थे, अपने उम्मीदवार को चुन लेते थे। लेकिन अब जनसंख्या इतना ज्यादा हो गया कि किसी एक जगह सभी लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह जो व्यवस्था था वह अब सफल हो ही नहीं सकता है, इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। फिर भी वर्तमान समय में यह व्यवस्था स्विट्जरलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड के नगरों में देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण पहला है जन निर्णय यानी रिफरेंडम, प्रस्तावाधिकार इनिशिएटिव, प्रत्यावर्तन यानी रिकॉल, लोकमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट। आइए अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। जन निर्णय एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा सरकार कोई विधेयक पर व्यवस्थापिका द्वारा पारित होने से पहले या बाद में जनता का निर्णय लेती है। जन निर्णय का दो प्रकार है, पहला अनिवार्य और दूसरा ऐच्छिक। दोस्तों, जन निर्णय के सहायता से जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो कानून बनाने से पहले या कानून बनाने के बाद में जन निर्णय लिया जाता है यह कानून अच्छा है या नहीं है, इसमें जनता का राय लेना आवश्यक है। और जन निर्णय का दो प्रकार है, पहला अनिवार्य और दूसरा ऐच्छिक। अनिवार्य जन निर्णय की स्थिति में प्रत्येक विधि पर जनता का राय लेना आवश्यक है, यानी दोस्तों जब महत्वपूर्ण किसी भी प्रकार का कानून बनाया जाता है तब उस पर जनता का राय लेना आवश्यक है। वही ऐच्छिक जन निर्णय की स्थिति में सरकार सिर्फ संवैधानिक या महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही जनता का राय लेती है। प्रस्ताव अधिकार वह उपकरण है जिसके द्वारा मतदाता व्यवस्थापिका को विधि निर्माण करने का आदेश देता है, यानी यह वह अधिकार है जिसके द्वारा मतदाता व्यवस्थापिका को किसी प्रकार का कानून बनाने का अधिकार देता है। यदि मतदाता किसी विशेष प्रकार का कानून बनवाना चाहता है तो व्यवस्थापिका से अपना आवेदन कर सकता है। दोस्तों, प्रस्तावाधिकार एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा कोई भी मतदाता व्यवस्थापिका से किसी भी प्रकार का कानून बनाने के लिए आदेश दे सकता है या व्यवस्थापिका को वह आदेश देता है कि आप कानून बनाइए। इसके साथ ही मतदाता विधि का प्रारूप तैयार करके भी व्यवस्थापिका को पारित करने के लिए कह सकता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि यदि कोई मतदाता चाहता है कि हम खुद से ही कानून बनाएं, उसका प्रारूप तैयार करें और व्यवस्थापिका को दे से हाँ आप इस कानून को लागू करें, तो वह ऐसा कर सकता है। व्यवस्थापिका पारित कर देगा तो वह कानून बन जाएगा और व्यवस्थापिका उसको पारित नहीं करेगा तो वह जन निर्णय के लिए भेज दिया जाता है। जहां अधिकांश मतदाता समर्थन करता है तो वह कानून बन जाता है, अन्यथा नहीं बनता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जब मतदाता व्यवस्थापिका के पास में प्रारूप तैयार करके भेजेगा से इसको लीजिए, आप इसको कानून बना दीजिए, यदि व्यवस्थापिका उसको बोलेगा से हाँ यह सही है, पारित कर दिया तो वह कानून बन जाएगा। लेकिन व्यवस्थापिका को कुछ गलत दिखेगा तो वह जन निर्णय के लिए भेज देता है। और जहां पे जन निर्णय लिया जाता है, यदि अधिकांश लोग उसको समर्थन कर देते हैं हाँ यह कानून बनना चाहिए तो वह कानून बनता है, नहीं तो कानून नहीं बनता है। प्रत्यावर्तन या रिकॉल। प्रत्यावर्तन वह अधिकार है जिसके द्वारा मतदाता अपने प्रतिनिधि को कभी भी वापस बुला सकता है या पद से उसे हटा सकता है। ऐसा तब होता है जब कोई प्रतिनिधि या चुना हुआ अधिकारी अपने मतदाता की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। दोस्तों, प्रत्यावर्तन एक ऐसा अधिकार है जो सभी मतदाता को
दिया जाता है। यदि कोई मतदाता को लगता है कि उसके द्वारा चुना हुआ जो प्रतिनिधि है या अधिकारी है वह अच्छा से कार्य नहीं करता है, तो प्रत्यर्पण के द्वारा उसको पद से हटा सकता है। तब मतदाता का एक निश्चित संख्या उसे अपना त्याग पत्र देने के लिए बोल सकता है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो प्रतिनिधि के खिलाफ प्रस्तावित आवेदन पर जनमत लिया जाता है और उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। वर्तमान में ऐसा अमेरिका की ओरेगन उपराज्य तथा स्विट्जरलैंड के कई उपराज्यों में किया जाता है। दोस्तों, प्रत्यावर्तन के द्वारा मतदाता जो है अपने प्रतिनिधि को बोल सकता है से आप अच्छा से कार्य नहीं कर रहे हैं, आप अपना त्यागपत्र दे दीजिए। लेकिन जब वह त्यागपत्र नहीं देता है तो उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया जाता है। उस प्रस्ताव में जन निर्णय लिया जाता है। यदि अधिकांश लोगों का मानना रहता है कि हाँ उसे पद से हटा दिया जाए तो उसके बाद में उसे हटा दिया जाता है, चाहे वह प्रतिनिधि चाहे या नहीं चाहे उसको पद से हटा दिया जाता है। लोकमत संग्रह। लोकमत संग्रह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा सरकार महत्वपूर्ण तथा वैधानिक प्रश्नों पर जनता का सहमति लेता है। दोस्तों, लोकमत एक प्रकार का जो उपकरण है वह उसका उपयोग तब किया जाता है जब सरकार को लगता है कि किसी कोई भी प्रश्न जो वैधानिक है या महत्वपूर्ण है उस पर हमें जनता का राय लेना चाहिए, तो उस समय में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हाल ही में ब्रिटेन में यूरोपियन कॉमन मार्केट में सम्मिलित होने के प्रश्न पर लोकमत लिया गया था। दोस्तों, ब्रिटेन में इस बात को लेकर लोकमत लिया गया था कि जो यूरोपियन कॉमन मार्केट है उसमें शामिल होना है कि नहीं होना है। इसके अलावा गोवा, दमन, दीव में भी इस प्रश्न पर लोकमत लिया गया था कि वहां की जनता स्वतंत्र गोवा राज्य के अंतर्गत रहना चाहती है या गोवा का महाराष्ट्र के साथ में विलय चाहती है। जनमत के कारण ही गोवा को स्वतंत्र राज्य के रूप में रखा गया है। दोस्तों, दूसरा उदाहरण हमें गोवा, दमन और दीव में देखने को मिलता है। जब वहां की जनता से इस बात को लेकर प्रश्न पूछा गया था कि वह स्वतंत्र गोवा राज्य के साथ में रहना चाहता है या गोवा जो राज्य है उसका महाराष्ट्र के साथ में विलय चाहता है, तो वहां के लोगों ने स्वतंत्र गोवा राज्य के अंतर्गत रहना चुना। इसी के कारण आज गोवा स्वतंत्र राज्य के रूप में है। यदि वहां के लोगों ने चुना रहता से नहीं गोवा का महाराष्ट्र के साथ में विलय कर दिया जाए तो गोवा आज महाराष्ट्र में शामिल हो गया रहता। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र वह है जिसमें जनता शासन, विधि निर्माण या नीति निर्धारण में प्रत्यक्ष रूप से भाग न लेकर अपने प्रतिनिधियों द्वारा इन कार्यों को करती है। इसलिए इसे प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरह मतदाता एक जगह एकत्रित होकर अपना नियम नहीं बनाते हैं या नीति निर्धारण नहीं करते हैं, कोई कानून नहीं बनाते हैं, बल्कि इस व्यवस्था में उम्मीदवार अपना एक प्रतिनिधि चुनता है और वह प्रतिनिधि ही विधि का निर्माण करता है, नीति निर्धारण करता है या शासन संबंधी जितना भी कार्य होता है वह सभी कार्य उसका प्रतिनिधि करता है। मतदाता खुद से जाकर नहीं करता प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरह। इसलिए इसको प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी कार्य प्रतिनिधि करता है। मिल के अनुसार प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र वह होता है जिसमें संपूर्ण जनता या उसका बहुसंख्यक भाग शासन शक्ति का प्रयोग उन प्रतिनिधियों द्वारा करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। दोस्तों, मिल का मानना है कि प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र वह होता है जिसमें संपूर्ण जनता या उसका अधिक से जनसंख्या का अधिक से अधिक भाग शासन शक्ति का प्रयोग खुद से नहीं करता, बल्कि वह एक प्रतिनिधि चुन लेता है और वह प्रतिनिधि उस शासन का उस शक्ति का प्रयोग करता है जिसको समय समय पर चुनते रहता है। हंसा ने कहा है कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रतिनिधियों के माध्यम से सर्वोच्च सत्तावान जनता का शासन होता है। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर हम लोग यह कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन संचालन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता है, बल्कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं और उनका सभी कार्य करते हैं। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन कार्यों एवं विधि तथा नीति निर्धारण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रजातंत्र में जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि भाग लेता है। दोस्तों, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं या बात कर चुके हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो कानून बनाया जाता था उसमें सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते थे और वह लोग खुद से कानून बना लेते थे। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में व्यक्ति खुद से कानून नहीं बनाता, बल्कि उसका जो चुना गया जो उम्मीदवार होता है, जो प्रतिनिधि होता है, वो प्रतिनिधि ही उसके लिए कानून बनाता है या नीति निर्धारण करता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे एवं कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही सफल हो सकता है, जबकि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र छोटा या बड़ा दोनों राज्यों में सफल हो सकता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो सिर्फ जहाँ पे जनसंख्या कम है सिर्फ वहीं पे लागू हो सकता है, ज्यादा जनसंख्या वाली जगहों पर लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर कानून बनाते हैं या नीति निर्धारण करते हैं या अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में लोग अपने एक प्रतिनिधि चुन लेते हैं और वही सभी कार्य करता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से अधिक जनता के अधिकारों का गारंटी रहता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता खुद से ही नियम बनाता है, जितना भी कार्य होता है वह खुद से ही करता है, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में उसके लिए सभी कार्य उसका प्रतिनिधि करता है। वह कभी चाहे तो वह लोगों के अधिकारों का हनन कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जितना भी नियम या जो नीति निर्धारण होता है वह जनता खुद से करता है, उसके लिए उसका प्रतिनिधि नहीं करता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में राजनीतिक दलों में संघर्ष बना रहता है, जबकि प्रत्यक्ष में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमें राजनीतिक दलों के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। प्रत्येक पार्टी है क्या है, वह चाहता है उसी का सरकार बने, इसलिए उस दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष चलते रहता है, मेरा सरकार बने या मेरा सरकार बने। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासक का निरंकुश होने का भय बना रहता है, क्योंकि वह निश्चित समय के लिए चुना जाता है। जैसे इंदिरा गांधी की सरकार निरंकुश हो गई थी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधि का निरंकुश होने का भय नहीं होता है, क्योंकि जनता प्रत्यर्पण के द्वारा प्रतिनिधि को पद से हटा सकता है। दोस्तों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है, यदि किसी प्रतिनिधि को चुन लिया जाता है तो वो एक निश्चित समय के लिए शासक बना रहता है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। यदि कोई प्रतिनिधि मतदाता के हिसाब से कार्य नहीं करता है तो जब चाहे मतदाता उसको उसके पद से हटा सकता है, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, जिसके कारण से इंदिरा गांधी की सरकार क्या है, वह निरंकुश हो गई थी। प्रजातंत्र या लोकतंत्र का गुण। जनता की सरकार। दोस्तों, लोकतंत्र को जनता का सरकार कहा जाता है, क्योंकि इस शासन व्यवस्था में जनता प्रत्यक्ष रूप से यानी खुद से या अप्रत्यक्ष रूप से यानी जिस प्रतिनिधि को वह चुनता है उसके द्वारा प्रशासन से संबंधित कार्यों में भाग लेता है। निरंकुशता का अभाव। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में शासक निरंकुश नहीं होता है, जैसे अन्य शासन व्यवस्था में होता है। उदाहरण के लिए राजतंत्र में राजा निरंकुश हो सकता है, वह अपने मन से कुछ भी कर सकता है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। यदि कोई शासक निरंकुश होने का कोशिश करेगा तो जनता उसे उखाड़ फेंकेगा या उसे पद से हटा देगा। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का भाव। दोस्तों, लोकतंत्र का स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व मूल गुण है। वह सभी लोगों के स्वतंत्रता का बात करता है, ताकि सब व्यक्ति अपना विकास कर सके, अपने इच्छा के अनुसार जी सके, कोई भी कार्य कर सके। लेकिन एक शर्त यह भी है कि वह दूसरे के स्वतंत्रता का हनन नहीं करे। दूसरों के स्वतंत्रता का हनन किए बिना जो चाहे वह करे। समानता। दोस्तों, लोकतंत्र समानता का भी बात करता है। इसका मतलब यह है कि जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वह किसी भी धर्म का, जाति का, नस्ल का या लिंग का क्यों ना हो,
सभी को एक समान माना जाएगा और एक समान अधिकार दिया जाएगा, यानी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको एक जैसा माना जाएगा और एक जैसा अधिकार दिया जाएगा, चाहे वह मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, गोरा हो या काला हो, लड़का हो या लड़की हो या दूसरे लिंग का हो, सबको एक समान माना जाएगा, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। बंधुत्व, दोस्तों इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र एक ऐसे समाज या राष्ट्र को बनाना चाहता है जहां सब कोई दोस्त बनकर या भाई बनकर मिलजुल कर रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करे। व्यक्तित्व का विकास, दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्था लोगों का अपना व्यक्तित्व विकास करने का भी स्वतंत्रता देता है ताकि वह एक अच्छा इंसान बन सके। दोस्तों व्यक्तित्व का विकास का अर्थ है अपना सोचने का क्षमता, अपना चरित्र, अपना व्यवहार और सोचने समझने का पहलू का विकास करना। जनहित या जन कल्याण, दोस्तों लोकतंत्र जनता का शासन है और जनता के लिए है, इसलिए यह जितना भी काम करता है लोगों के लाभ के लिए ही करता है। कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे लोगों का लाभ ना हो या लोगों को मदद ना मिले। लोकप्रिय शासन, दोस्तों लोकतंत्र एक लोकप्रिय शासन व्यवस्था है, सभी लोग इस व्यवस्था को पसंद करते हैं, सब देश इस व्यवस्था को अपनाना भी चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले जितना भी शासन व्यवस्था था वह सभी लोगों के हित के बारे में नहीं सोचता था, या तो वह एक समुदाय या एक वर्ग के बारे में ही सोचता था और दूसरों का शोषण करता था। लेकिन लोकतंत्र व्यवस्था सभी लोगों के बारे में सोचता है और सभी का विकास चाहता है, किसी का भी शोषण नहीं करना चाहता है, इसलिए लोकतंत्र शासन सभी को पसंद है। देशभक्ति की भावना, दोस्तों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार जितना भी कार्य करता है लोगों के हित के लिए, उसके कल्याण के लिए कार्य करता है। इस शासन व्यवस्था में जनता खुद से ही खुद पर शासन करता है, पूरी शासन व्यवस्था में जनता का भागीदारी रहता है, जिसके कारण इस शासन व्यवस्था और अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना विकास होता है। दोस्तों अब हम लोग प्रजातंत्र या लोकतंत्र का दोष के बारे में बात करेंगे, यानी इसमें क्या क्या कमियां हैं। गुण की अपेक्षा संख्या पर बल देना, दोस्तों इस शासन व्यवस्था का एक बड़ा दोष यह है कि इस व्यवस्था में व्यक्ति के गुण के जगह में संख्या पर बल दिया जाता है। दोस्तों चुनाव के समय में हम लोगों को बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार देखने को मिलते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, पूरी तरह से योग्य होते हैं उस पद के लिए, लेकिन उनको नहीं चुना जाता है और उसके स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जिसके ऊपर आपराधिक केस हो, वह अपने पद के बारे में कुछ जानता भी ना हो, वह भ्रष्ट हो, लेकिन वह चुन लिया जाता है क्योंकि उसे अधिक लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। दलगत राजनीति का दुष्परिणाम, दोस्तों दलगत राजनीति भी लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा दोष है। राजनीतिक दलों का स्थापना लोगों के हित के लिए हुआ था, लेकिन आज ये सभी राजनीतिक दल दलगत राजनीति करते हैं, लोगों के हित, समाज के हित को ताक पर रखकर बस पार्टी के बारे में सोचता है, कैसे उसका पार्टी का विकास हो, कैसे उसके पार्टी का सरकार बनेगा, उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। सार्वजनिक धन का दुरुपयोग, दोस्तों लोकतंत्र व्यवस्था में धन का दुरुपयोग बहुत अधिक मात्रा में होता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं लोकतंत्र व्यवस्था में प्रतिनिधि ही प्रशासन से संबंधित कार्य करता है, उसके लिए जनता अपने प्रतिनिधि को चुनाव के माध्यम से चुनता है और इस चुनाव के प्रक्रिया में काफी धन खर्च होता है, साल भर कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है, जिसके कारण जो पैसा जनता के कल्याण के लिए उपयोग होना चाहिए वह सभी पैसा चुनाव प्रक्रिया में उपयोग होता है। इसके साथ ही लोकतंत्र व्यवस्था में मंत्रियों और विधायकों का इतना ज्यादा
संख्या होता है कि उसके वेतन और पेंशन में भी काफी पैसा खर्च हो जाता है, जिसके कारण जनता को अधिक से अधिक कर या टैक्स देना पड़ता है। भ्रष्ट शासन। दोस्तों, व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो लोकतंत्र सबसे भ्रष्ट व्यवस्था है। आज सभी उम्मीदवार सत्ता प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक पैसा खर्च करता है और जब उसका सरकार बनता है, वह लोगों के बारे में सोचना छोड़कर अपना खर्च किया गया पैसा वापस लेने में जुट जाता है। इसके साथ ही वह अगले चुनाव के लिए भी पैसा जमा करता है ताकि वह फिर से वोट खरीदे और अपना सरकार बना सके। समय का दुरुपयोग। दोस्तों, लोकतंत्र व्यवस्था में समय का भी बहुत अधिक दुरुपयोग होता है। एक साधारण सा कार्य करने के लिए इतने लोगों से सहमति लेना पड़ता है कि एक दिन में जो कार्य किया जा सकता था, उसको करने में 1 सप्ताह लग जाता है। उसके बाद भी उस कार्य के लिए मंजूरी मिलेगा या नहीं, वह बात की बात है। दोस्तों, इस प्रकार से इस व्यवस्था में बहुत समय का दुरुपयोग हो जाता है। नौकरशाही का प्रभुत्व। दोस्तों, लोकतंत्र व्यवस्था समानता का बात करता है, जिसके कारण वह सभी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने का भी मौका देता है, चाहे वह उम्मीदवार पढ़ा लिखा हो या ना हो। जब पढ़ा लिखा व्यक्ति की जगह में बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति चुना जाता है प्रतिनिधित्व के लिए, वह अपने पद के बारे में या कार्यों के बारे में उतना नहीं जानता है जितना उसको जानना चाहिए, जिसके कारण से वह नौकरशाही से मदद लेता है अपने कार्य को करने के लिए, उस पर निर्भर हो जाता है और बाद में वह कठपुतली बन जाता है। जैसे जैसे नौकरशाही कहता है वह करता है। शासन पर धनी तथा शक्तिशाली लोगों का प्रभाव। दोस्तों, सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो शासन पर सभी व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन दोस्तों आज के समय में शासन पर सिर्फ धनी तथा बलशाली व्यक्ति का ही अधिकार है, क्योंकि धनी तथा बलशाली व्यक्ति लोगों को डरा धमकाकर या वोट खरीदकर अपना सरकार बना लेता है और वह अपने हित के लिए कार्य करता है। अस्थायी सरकार। दोस्तों, लोकतंत्र व्यवस्था में सरकार एक निश्चित समय के लिए ही चुना जाता है, उसके बाद में फिर से नई सरकार बन जाती है। कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि 1 साल में ही कई सरकार बदल जाता है, जिसके कारण से कोई भी सरकार कोई अच्छा से कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि सरकार बार-बार बदलती रहती है। उसे कोई भी कार्य करने का मौका ही नहीं मिलता है। जब वह कोई कार्य करना चाहता है, उससे पहले ही सरकार बदल जाता है। दोस्तों, आइए अब हम इसके निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अनेक कमियों तथा दोषों के बावजूद लोकतंत्र के महत्व को हम नकार नहीं सकते हैं। वर्तमान में यह सबसे अच्छा शासन व्यवस्था माना जाता है, इसलिए सब देश आज खुद को लोकतांत्रिक देश कहना चाहते हैं, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या नहीं हो। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। लोकतंत्र, लोकतंत्र का अर्थ तथा परिभाषा, लोकतंत्र के प्रकार, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण, प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर, लोकतंत्र का गुण तथा दोष और लोकतंत्र का निष्कर्ष। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपके लिए कितना लाभकारी रहा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।